नमस्कार, मैं कुलदीप शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल डिस्कवरिंग नॉलेज विथ विश्वनाथ मिश्रा सर। और हमारे साथ उपस्थित हैं प्रोफेसर विश्वनाथ मिश्रा सर। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और आज की चर्चा के क्रम में हम लोग चर्चा करेंगे केनेथ वॉल्ट जी के कुछ थ्योरी का सिद्धांत, जिसमें सर आपसे आज मेरा पहला प्रश्न ये है कि सुरक्षात्मक यथार्थवाद क्या है और यह मार्गन थ्यू के परंपरागत अथवा जो क्लासिकल रियलिज्म है उससे किस तरह से भिन्न है, किस प्रकार अलग इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। नमस्कार। जो सुरक्षात्मक यथार्थवाद है केनेथ वॉल्ट का, वह कुछ मूलभूत मान्यताएं ऐसी हैं वॉल्ट की जो मार्गन थ्यू से अलग हैं, और कुछ मान्यताएं ऐसी हैं जो मार्गन थ्यू के अनुसार ही गढ़ी गई हैं। इसीलिए यह यथार्थवाद भी है, लेकिन कैसा है? यथार्थवाद है, नया यथार्थवाद है। या इसी को हम लोग कई बार स्ट्रक्चरल रियलिज्म कहते हैं। वैसे स्ट्रक्चरल रियलिज्म के 3 स्कूल होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं डिफेंसिव रियलिज्म, जो कि केनेथ वॉल्ट का है। एक दूसरे मॉडल को हम लोग कहते हैं आक्रामक यथार्थवाद, ऑफेंसिव रियलिज्म, जो जॉन मेयर सेमर का है। और इसी में एक तीसरा स्कूल होता है जिसको हम लोग कहते हैं रणनीतिक यथार्थवाद, या अंग्रेजी में इसे हम लोग कहेंगे, तो इसका नाम अंग्रेजी में क्या आ जाएगा आप बताइए? स्ट्रेटेजिक। हाँ, वेरी गुड, आप समझते हैं, स्ट्रेटेजिकल रियलिज्म हो जाएगा। वेरी गुड। अब यदि आपके मूल सवाल पर आए कि इसमें भिन्नता क्या है, तो भिन्नता यह है कि मार्गन थ्यू ने जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए एक सिद्धांत विकसित किया, तब उन्होंने यह माना कि जो मूल मानव प्रवृत्ति होती है, हमें वहीं से अध्ययन की शुरुआत करनी चाहिए। वास्तव में मार्गन थ्यू ये दिखाना चाह रहे थे, जो कि उनकी किताब चूँकि 47 के आसपास आई है, तो उसमें वो दिखाना चाह रहे थे कि राष्ट्रों में जो स्वार्थपना है, जो उनमें अहंकार है, जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो चुका था, उसकी वजह क्या है। तो यहाँ पर वो एंगल लेते हैं हॉब्स का, मैकियावेली का, कि मनुष्य की प्रवृत्ति ही ऐसी है, वह स्वार्थी है, हिंसक है, झगड़ालू है। तो ये जो बेसिक ह्यूमन नेचर है, वही राष्ट्रों का भी मूल नेचर है। और मनुष्य जब स्वार्थी है, हिंसक है, तो वह पावर मैक्सिमाइजेशन के गोल में लगा रहता है। ये भी एक हॉब्सियन एंगल है जिसको मार्गन थ्यू ले रहे थे। पावर मैक्सिमाइजेशन में वो इसलिए लगा हुआ है क्योंकि जो नेचर ऑफ स्टेट है हॉब्स का, वह एक एनार्किक स्टेज है। चूंकि वहाँ कोई सॉवरेन पावर नहीं है, इसलिए लोगों के पास अपनी शक्ति के अलावा सुरक्षा का कोई विकल्प नहीं है। ठीक ऐसी ही स्थिति द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास तक देखिए तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में दिखती है। सभी राष्ट्र अपनी अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए इसलिए प्रयत्नशील हैं क्योंकि इसके अलावा उनके पास उनके राष्ट्रीय हितों को पूरा करने का और कोई माध्यम नहीं है। उनकी सुरक्षा की गारंटी कोई नहीं ले सकता है। उनकी सुरक्षा की गारंटी सिर्फ उनकी शक्ति है। ये एंगल ले रहे थे मार्गन थ्यू। लेकिन इसके कुछ साल के बाद 1957 में एक किताब आई, मार्टन कापलान के द्वारा लिखी गई। किताब का नाम था सिस्टम एंड प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। और इस किताब में कापलान ने सिस्टम थ्योरी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने का एक दृष्टिकोण विकसित किया।
और अब उधर आप 1947 से आगे बढ़ते हुए आप 1957 तक की दुनिया में पहुंचिए, तब ये दिखता है कि जिसको मार्गेंथ्यू एक अनार्किक सिस्टम कह रहे थे, हालांकि वो सिस्टम शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, जिसको एक एनार्किक वर्ल्ड कह रहे थे, उस एनार्किक वर्ल्ड में क्या हो गया कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं विकसित हो रही थी, वो कैसा काम करेंगी इसके बारे में मार्गेंथ्यू सिर्फ अनुमान ही लगा सकते थे। लेकिन अब तक क्या हो गया कि वो कुछ काम कर रही थी और उनके काम का असर भी दिख रहा था। दूसरी एक घटना और घटी जो थोड़ा सा देखा तो मार्गेंथ्यू ने भी था, लेकिन उसका क्या इतना बड़ा इम्पैक्ट होगा कि दुनिया दो ध्रुवों में बट जाएगी, ये एक नई चीज आ गई। मतलब जिस तरीके से आइडियोलॉजी ने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को प्रभावित करना शुरू किया, तो अब क्या हो गया कि सिस्टम किस तरीके से काम करता है, सिस्टम के जो स्ट्रक्चर्स हैं वह किस तरीके से प्रभावित करते हैं, इसके लिए एक एंगल विकसित करके मार्टिन कापलान ने दिया। और दूसरी चीज ये हो गई कि वह जो एनार्किक वर्ल्ड था उसमें यह देखा जाने लगा कि राष्ट्रों के गुट बन गए हैं और वे गुट उनके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। मतलब राष्ट्रों के व्यवहार को प्रभावित करने वाले स्ट्रक्चर्स आ गए। और इस हालत में मार्गेंथ्यू के एंगल से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने में थोड़ी असुविधा हो रही थी। इसीलिए केनेथ वॉल्श ने क्या किया कि मार्गेंथ्यू के रियलिज्म को और मार्टिन कापलान के सिस्टम थ्योरी को मिलाकर एक नया सिद्धांत विकसित किया। और उसी को हम लोग यदि उसको हम लोग केनेथ वॉल्श से जोड़ के समझते हैं तो हम कहेंगे ये सुरक्षात्मक यथार्थवाद है। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कहते हैं तो वो स्ट्रक्चरल रियलिज्म है। जो डिफरेंस है, एक बात अभी और कह लूँ, वो डिफरेंस ये है कि मार्गेंथ्यू बेसिक ह्यूमन नेचर से शुरुआत करने की बात करते हैं और जो कापलान है वो व्यवस्था से कहे थे कि वो एक व्यवस्था के भीतर इकाइयाँ कैसे काम करती हैं। केनेथ वॉल्श ने क्या किया कि इन्होंने क्या बताया कि हमको अध्ययन की शुरुआत मानव प्रकृति से नहीं करना चाहिए बल्कि व्यवस्था से करनी चाहिए, और फिर अपने अध्ययन में नीचे उतर के हमको देखना चाहिए कि जो स्टेट यूनिट्स हैं वो क्या कर रहे हैं। मतलब अध्ययन की शुरुआत हम स्ट्रक्चर से करेंगे और स्ट्रक्चर से यहाँ पहला मतलब हो गया कि जो एक इंटरनेशनल सिस्टम में स्ट्रक्चर्स हैं उनके माध्यम से शुरुआत करेंगे और फिर उससे नीचे उतर करके स्टेट के जो बिहेवियर हैं उनको देखने की कोशिश करेंगे। इस बीच यदि आप देखिए तो बर्टन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद जो संस्थाएं बन रही थी, IMF बन रहा था, विश्व बैंक बन रहा था, UNO बन रहा था, इन सबों का असर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर दिखता था। तो संरचनाओं का, अंतर्राष्ट्रीय संरचनाओं का भी एक असर है। ये मार्गेंथ्यू के एंगल में नहीं आ रहा था, लेकिन ये इनके एंगल में आया। ये अंतर दिखता है। तो मैं उन परिस्थितियों को भी जानना चाहूँगा जिन परिस्थितियों ने मतलब केनेथ वॉल्श को प्रेरित किया कि वो नियो रियलिज्म या फिर स्ट्रक्चरल रियलिज्म को विकसित करें। ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ थीं कि उनको ये आवश्यकता महसूस हुई? आपके इस प्रश्न पर मुझे नहीं मालूम था कि आपका अगला सवाल ऐसा आने वाला है। तो पहले जब मैं बोल रहा था तो काफ़ी चीज़ें इस पर मैं बोला हूँ, लेकिन जो और महत्वपूर्ण बात है मैं उसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। आप कल्पना करिए कि जब दुनिया में वैसी एनार्की है जिस एनार्की की बात मार्गेंथ्यू करते हैं,
तो उस दुनिया का स्वरूप स्वाभाविक रूप से मल्टीपोलर होगा, बहुध्रुवीय होगा। ये एक अनार्किक सिस्टम की तार्किक परिणति है। क्यों ऐसा है? क्योंकि किसी राष्ट्र के सामने सिर्फ एक संदर्भ नहीं है जिस संदर्भ को लेकर के वह पावर मैक्सिमाइजेशन के लिए जाएगा। एक राष्ट्र सभी अन्य राष्ट्रों के खिलाफ पावर मैक्सिमाइजेशन के गोल में लगा होगा, और इसी तरीके से और जो सारे अन्य राष्ट्र हैं वो सबके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे होंगे। ऐसी स्थिति में दुनिया का स्वरूप मल्टीपोलर वर्ल्ड का होगा। लेकिन वो मल्टीपोलर वर्ल्ड शीत युद्ध के बाद आई नहीं। शीत युद्ध के बाद मतलब शुरुआत होने के बाद आई नहीं, बल्कि क्या हो गया कि दुनिया बाइपोलर वर्ल्ड हो गई। केनेथ वॉल्ट के सामने यही चुनौती थी कि वे किस तरीके से यथार्थवाद का एक ऐसा सूत्रीकरण करें जिसके द्वारा बाइपोलर वर्ल्ड का जो शीत युद्ध की दुनिया है उस दुनिया का अध्ययन कर सके। और इसी के लिए उन्होंने जो एंगल डेवलप किया अपना, उस एंगल में पहले तो ये बताने की कोशिश की कि बाइपोलर वर्ल्ड कैसे एक स्वाभाविक अभिव्यक्ति है एक अनार्किक सिस्टम की। मतलब जिस चीज की बात मार्गेंथ्यू कर रहे थे वह मल्टीपोलर वर्ल्ड में जाने के बजाय बाइपोलर वर्ल्ड में क्यों आया। और इसके लिए वो बताते हैं कि जब किसी एक राष्ट्र को अपनी शक्ति की अभिवृद्धि का प्रयास करना है, उसी को मैं पावर मैक्सिमाइजेशन कर रहा हूं, तो वह किसके रिलेशन में अपना पावर मैक्सिमाइजेशन करेगा। मतलब मित्र और शत्रु की स्पष्ट पहचान न हो तब पावर मैक्सिमाइजेशन का गोल एक उलझा हुआ गोल रह जाता है। पर यही यदि अंतरराष्ट्रीय राजनीति का मूल नियम बन जाए कि पावर मैक्सिमाइजेशन ही मूल नियम है, तो राष्ट्र क्या करेंगे? अपने शत्रु और अपने मित्र की पहचान करने लगेंगे। और जो विचारधारात्मक रूप से इस दुनिया का बंटवारा हो गया पूर्व और पश्चिम में, साम्यवादी और पूंजीवादी गुट में, उसने ये काम कर दिया। तो इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि अब दोनों गुटों को यह स्पष्ट था कि उनको किसके खिलाफ अपनी शक्ति की अभिवृद्धि करनी है। तो ये बदली हुई परिस्थितियों में ऐसा किया जाना सैद्धांतिक दृष्टि से आवश्यक था, और ऐसा उन्होंने समझाने की कोशिश की। तो केनेथ वॉल्ट का जो सिद्धांत है, इसमें ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको मतलब मेन फीचर्स के तौर पे हम लोग रखना चाहें, तो क्या क्या पॉइंट्स कुछ? देखिए, केनेथ वॉल्ट ने 1979 में थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लिखा, और इस किताब से ही केनेथ वॉल्ट का सुरक्षात्मक यथार्थवाद या स्ट्रेटेजिकल रियलिज्म, डिफेंसिव रियलिज्म जो आज हम जानते हैं, वह यहाँ से व्यवस्थित रूप से आरंभ हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस एंगल को लेने की कोशिश केनेथ वॉल्ट पहले से न कर रहे हो। और इस लिहाज से देखेंगे तो 1959 में उन्होंने एक किताब लिखी, मैन, द स्टेट एंड वॉर। ये एंगल यहीं से उनमें आने लगता है। अभी बहुत स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन इसमें ये चीज दिखने लग गई थी। और इसके बाद उन्होंने 1964 में एक लेख लिखा। वह लेख है द स्टेबिलिटी ऑफ बाइपोलर वर्ल्ड। तो जो पहली किताब में कह रहे थे वो ज़्यादा स्पष्ट रूप से यहाँ चली आई, और इसका एक फाइनल वर्जन हमारे सामने 1979 में आया, जो मैं पहले आपसे चर्चा किया, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो ये एक विकास क्रम है जिसमें केनेथ वॉल्ट के विचार विकसित हुए हैं।
अब आपने पूछा कि इसमें महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, तो जब हम इसके महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करते हैं तो हमको फिर से कई बार ऐसा होता है कि मार्गेंथ्यू के विचारों के साथ जो एक अलग लाइन लेते हैं वो वहाँ बनता हुआ दिखने लगता है। अब कैसे, उसे हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने कहा कि यदि अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था एक अराजक व्यवस्था है तो इस अराजक व्यवस्था के जो यूनिट्स हैं, मतलब जो राज्य हैं, वो कैसे काम करते हैं, इसको समझने का एक मॉडल बनाया जा सकता है, दिया जा सकता है। कैसे दिया जा सकता है? तो उन्होंने बताया कि जो भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति का अध्येता है, रिसर्चर है, उसको ये देखने की जरूरत पड़ती है कि इस अराजक व्यवस्था में 3 चीजें काम करती हैं। 3 चीजों में से एक को उन्होंने कहा ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, दूसरे को उन्होंने कहा डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस, और तीसरे को उन्होंने कहा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज। हम एक एक करके इसकी चर्चा करते हैं तो ये बात और स्पष्ट हो जाएगी। पहली चीज जो उन्होंने कहा ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। कोई भी यदि अराजक व्यवस्था है और यदि वास्तव में वह अराजक व्यवस्था है जैसी कल्पना मार्गेंथ्यू कर रहे थे, तो उसमें आप किसी को सुपर पावर, किसी को ग्रेट पावर और किसी को पावरलेस नहीं कह सकते हैं, वो अराजक है ना। लेकिन वैसी विश्व व्यवस्था विकसित नहीं हुई, दुनिया गुटों में बट गई, उसमें किसी के पास ज़्यादा शक्ति आ गई। फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड, ये शब्दावली उन दोनों प्रचलित थी। तो उन्होंने कहा कि इस अराजक व्यवस्था में ऑर्डरिंग प्रिंसिपल होते हैं, मतलब कुछ राष्ट्रों के पास अधिक शक्ति है, कुछ के पास कम शक्ति है, कुछ के पास उनसे भी कम शक्ति है। तो ये जो ऑर्डरिंग प्रिंसिपल है, वो ऑर्डरिंग प्रिंसिपल क्यों आ जाता है? तो जो तीसरा पॉइंट मैं कहा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज के कारण क्या होता है कि एक ऑर्डरिंग प्रिंसिपल डेवलप हो जाती है। सबकी क्षमताएं एक जैसी नहीं है, सबके पास शक्ति एक जैसी नहीं है, सबके पास संसाधन एक जैसे नहीं है। तो इसका परिणाम ये होता है कि जो अराजक व्यवस्था जिसको मार्गेंथ्यू कह रहे थे, उसमें एक ऑर्डरिंग प्रिंसिपल देख पा रहे हैं केनेथ वॉल्ट। ठीक है, ये 2 चीजों की बात आ गई। बीच वाला एक प्रश्न यहाँ छूटता है, वो महत्वपूर्ण है। बीच में जो उन्होंने कहा डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस, हो क्या रहा था कि जो नॉर्मेटिव अप्रोच थे, आइडियलिस्ट अप्रोच थे, या मार्गेंथ्यू के पहले का जो रियलिज्म था, वो हिस्ट्री पर बहुत फोकस करता था जी। और ये बात की जाती थी कि किसी भी राष्ट्र के संबंध को समझने के लिए दूसरे राष्ट्रों से उनके इतिहास को, उनकी संस्कृति को, उनकी विचारधारा को, ये सबको देखना बहुत जरूरी है। केनेथ वॉल्ट ने देखा, और वो चीज हम आज भी देख रहे हैं, कि किसी भी राष्ट्र की संस्कृति चाहे जो हो, उसकी ऐतिहासिक विरासत चाहे जो हो, लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में वो अलग अलग तरह का व्यवहार अपनी विरासत, अपनी संस्कृति के आधार पर करते हुए कम ही दिखते हैं। इसका वजह क्या है? तो इसके वजह को तलाशते हुए केनेथ वॉल्ट ये बताते हैं कि उनके ऊपर ये स्ट्रक्चर्स का भी दबाव होता है। कैसा दबाव होता है? उनके ऊपर स्ट्रक्चर का ये दबाव होता है, प्रेशर होता है कि वो पावर मैक्सिमाइजेशन के गोल को प्राप्त करें, अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए। तो चाहे आपकी आइडियोलॉजी जो भी रही हो, चाहे आपका अतीत जो कुछ भी रहा हो, आप यूनिटरी फंक्शन करने लग जाते हैं। ठीक है,
पहले से दिखने से बाहर लगता है कि नहीं, वो डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस होगा। पूंजीवादी राष्ट्र अलग तरीके से काम करेंगे, समाजवादी राष्ट्र अलग तरीके से काम करेंगे, गुटनिरपेक्ष राष्ट्र अलग तरीके से काम करेंगे। लेकिन वास्तव में वो क्या कर रहे होते हैं? वास्तव में वो अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने का प्रयास कर रहे होते हैं और इसके लिए अपनी क्षमताओं में अभिवृद्धि करने का प्रयास कर रहे होते हैं। तो इन 3 चीज़ों पर उन्होंने फोकस किया और ये 3 चीज़ें हम देखते हैं कि उसके पहले का जो परंपरागत यथार्थवाद है उसमें इनकी चर्चा नहीं हुआ करती थी। तो ये यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज आ जाती है। आपके उसी प्रश्न के जवाब में मैं एक और बात यहाँ कहना चाहूँगा कि ये जो ऑर्डरिंग प्रिंसिपल है, डिफरेंशिएशन ऑफ कैपेबिलिटीज है, इसमें वो देखते हैं कि जो छोटे राष्ट्र हैं, जो शक्तिहीन राष्ट्र हैं, उनकी क्या भूमिका होगी। मतलब इस एंगल के जरिए वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि दुनिया 2 गुटों में बट क्यों गई थी। तो वो कहते हैं कि छोटे राष्ट्र भी यही चाहते हैं कि उनके शक्ति में इजाफा हो, लेकिन उनके पास जोखिम लेने की क्षमता भी कम होती है। ऐसी स्थिति में जो विनर सेक्शन है वो विनर सेक्शन के साथ जल्दी जाना चाहते हैं। जल्दी इसलिए क्योंकि जानते हैं बाद में वहाँ लंबी भीड़ लग जाएगी, तो हम जल्दी जाएंगे तो बेहतर तरीके से हम कुछ बातचीत कर पाएंगे, निगोशिएशन कर पाएंगे। और विनर कौन है ये कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे कि मान लीजिए बहुत दूर में, उधर पश्चिम में बहुत दूर चल जाइए तो अमेरिका वहाँ एक विनर है, लेकिन अमेरिका के विनर हो जाने से आपके अगल बगल में जो श्रीलंका है, बांग्लादेश है, भारत है, उन पर जितना असर पड़ेगा उससे ज़्यादा असर इन पर इस बात का पड़ेगा कि इनके बगल में विनर कौन है। ठीक है, इसीलिए जब किसका वो साइड लेंगे, ये सिर्फ किसी नेता के द्वारा चुनाव का ही प्रश्न नहीं होता है, बल्कि इसमें जियोपॉलिटिक्स भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और होता क्या है अंत में, सभी राष्ट्र एक ही जैसा व्यवहार करने लग जाते हैं। आगे बताएं आप कुछ और यदि इसमें। हाँ सर, केनेथ वॉल्ट जो हैं वो बाइपोलर वर्ल्ड को अधिक स्थायी मानते हैं। ऐसा क्यों? हाँ, बाइपोलर वर्ल्ड को वो अधिक स्थायी मानते हैं और उन्होंने ये कहा भी था कि मल्टीपोलर वर्ल्ड में अशांति बढ़ेगी, बाइपोलर वर्ल्ड में शांति स्थापित करने की, रखने की संभावना अधिक होती है। इसके पीछे उनके कुछ तर्क हैं। एक तर्क तो इनका ये है कि एक बाइपोलर इंटरनेशनल सिस्टम में जो दोनों पोल हैं वो सिस्टम की स्टेबिलिटी को बनाए रखना चाहते हैं, वो सिस्टम के स्थायित्व को बनाए रखना चाहते हैं। क्यों बनाए रखना चाहते हैं? क्योंकि उनको पता है कि यदि इस सिस्टम में बदलाव आएगा तो इसका नुकसान उनको भी उठाना पड़ेगा। तो एक बात तो ये होती है। दूसरी बात इसमें स्थायित्व इस वजह से आ जाती है कि दोनों ही गुट को अपने निश्चित शत्रु और निश्चित मित्र का पता होता है। तो जब निश्चित शत्रु और निश्चित मित्र का पता है तो इसके कारण भी उनके जो व्यवहार होते हैं वो इस तर्क की वजह से नियंत्रित होते हैं। ये तो 2 चीजें थी। तीसरी चीज तब तक एक और आ गई है और उस तत्व की ओर भी उन्होंने 1990 में एक लेख लिखा था। 90 में जो लेख लिखा उनका मैं अभी तत्काल ही आपको बताता हूँ।
इसमें उन्होंने कहा, एक जो लेख लिखा उस लेख में उन्होंने बताया कि न्यूक्लियर मिथ्स एंड पॉलिटिकल रियलिटी, जो ये किताब उन्होंने लिखी थी उसमें उन्होंने कहा कि यदि कुछ राष्ट्रों के पास आणविक क्षमता का विस्तार हो जाता है तो इससे दुनिया में शांति की संभावना बढ़ेगी। सुनने में थोड़ा सा ये अचरज भरा लगता है, पर मैं भी उसी की बातचीत करने वाला हूँ। तो उस वक्त तक क्या हो गया था कि न्यूक्लियर डिटरेंस की अवस्था दुनिया में विकसित हो गई थी। मतलब बड़े युद्ध रुक जा रहे थे, क्योंकि दोनों गुटों को ये पता था कि यदि हम किसी बड़े युद्ध में जाएंगे तो वह बहुत ही विध्वंसक युद्ध होगा और वह दोनों की समाप्ति की ओर चला जाएगा। ठीक है, तो बाइपोलर वर्ल्ड जो ज़्यादा स्टेब्लिश्ड है, जो ज़्यादा स्थायी रह सकती है, उसमें ये 3 बातें काम करती हैं। अब जो तीसरी बात में उन्होंने यह कह दिया कि यदि इसका और विस्तार हो जाए, इसमें देखिए तो मार्टन कापलान का जो एंगल था सिस्टम थ्योरी में, तो सिस्टम थ्योरी में उन्होंने शुरू में 6 मॉडल दिए थे और उनका जो छठा मॉडल था वो था यूनिट वीटो सिस्टम। यह मतलब एक ऐसी अवस्था जब प्रत्येक राष्ट्र के पास आणविक शक्ति हो, या ऐसा समझिए कि प्रत्येक राष्ट्र इतना क्षमता संपन्न हो जाए कि वह अपने नष्ट होने से पहले जो उसका शत्रु है उसको भी नष्ट कर दे। तो ये जो वहाँ एंगल लिया गया था, उसी एंगल का ये प्रभाव यहाँ पर उनको दिखता है जब वो कहते हैं कि यदि आणविक क्षमता का विस्तार कुछ अन्य राष्ट्रों तक हो जाए तो इससे भी दुनिया को खतरा नहीं है, बल्कि दुनिया में शांति बढ़ेगी। इसका वजह ये है कि वो किस दुनिया में आ रही है, बाइपोलर वर्ल्ड ही था, बाइपोलर वर्ल्ड है ना। तो जब बाइपोलर वर्ल्ड में आ रहा है, इसका मतलब आणविक शक्ति जिनके पास है वो किसी न किसी ध्रुव में शामिल है। किसी में किसी ध्रुव में शामिल हैं तो वो बैलेंस ऑफ पावर के कोशिश में लगे हुए हैं। वहां पर वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर के बजाय बैलेंस ऑफ पावर में लगे हुए हैं। तो इसकी वजह से भी क्या होगा कि दुनिया सुरक्षित रहेगी। लेकिन वाल्स का जो यह तर्क है उसको आप 90 के बाद की दुनिया में लागू करना चाहें तो असुविधा आती है। क्यों? क्योंकि 90 के बाद की दुनिया में जहां हम कह रहे हैं, पहले कह रहे थे कि यूनिपोलर वर्ल्ड है, बाद में हम लोग कहने लगे कि ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है। तो एक बार हम लोग मान लेते हैं कि आर्थिक दृष्टिकोण से जो रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस उभर रहे हैं, चाइना का उभार हो रहा है, भारत भी विकसित हो रहा है, कई इस तरह की चीज़ें हैं, तो हम मल्टीपोलर वर्ल्ड मान लें। इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में ये भी संभावना आ गई है कि यदि आणविक शक्ति का प्रसार होता है तो वो आतंकवादियों के हाथ में भी पड़ सकता है। सनकी लोग हैं, पागल लोग हैं, तो पता चला कहीं पर जा करके वो प्रशांत महासागर की गहराई में विस्फोट करने की तकनीक खोज लें, सुनामी से दुनिया खत्म कर दें, या उधर अटलांटिक में चले जाएं तो पता चला कि वहां बर्फ पिघला दें तो सब पूरा डूब जाए। तो ये खतरा है। और ये जो उनकी योजना थी, जो उनकी थ्योरी थी, वह देखिए तो जो अमेरिका CTBT की संधि लेकर के आता है और कोशिश करता है कि अणु शक्ति का प्रसार न हो, उसके विरुद्ध भी जाता है। तो और कोई यदि आप अभी है आपके मन में और कोई आज के लिए अभी कोई और जिज्ञासा अभी मन में नहीं है, लेकिन जरूर आगे पर चर्चा होगी किसी न किसी विषय पर। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रणाम।